कोरोना से। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं MA के मुक़ीद साहब, और हमसे ब्रेक पे जाने से पहले एक नाज़रीन ने सवाल किया था वकील साहब के 1962 में ज़मीन ग्रांट पर ली थी और उसके बाद उनको कुछ उसमें परेशानी पेश आई थी, उसके लिए अब वो क्या कुछ कर सकते हैं? तो नाज़रीन लगातार हमारी बातचीत जो है वो वकील साहब से जारी है, और हम आपको बता दें कि हमारी ये जो ख़ास पेशकश है न्यूज़ 18 उर्दू की वकील साहब, इसमें आप हमसे सवाल कर सकते हैं। वकील साहब, हमसे ब्रेक पे जाने से पहले एक नाज़रीन ने सवाल किया था कि 1962 में एक ज़मीन जो है वो ग्रांट पर ली गई थी और उसके बाद अब ये इसमें आगे जो है कुछ पेशरफ्त करना चाहते हैं, तो उस ज़मीन को लेकर ये क्या कुछ कर सकते हैं? ये जमीन 1962 में अगर लिए, असाइन लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, तो इन्होंने इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ अपने अपने स्टेट्स के कानून है, वहाँ पे स्टेट लॉस है, जैसा तेलंगाना में असाइनमेंट लैंड बोल के, कर्नाटक में अलग कानून है, यहाँ पे मुख्तलिफ असाइनमेंट ग्रांट के लैंड्स के लिए और स्पेशल लॉस है। तो अगर कोई भी कानून कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर ग्रांट देता है तो ग्रांट डिफरेंट टाइप के ग्रांट्स है, वो ग्रांट्स में थोड़े ग्रांट्स बेच सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनकी विरासत में दूसरों को भी अपनी विरासत में भी इन लोगों को हासिल हो सकती है। लिहाजा मुख्तलिफ कानून को चेक करके और लॉयर से एडवाइस ले सकते। अगर इनके कब्जे में रहा तो कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जहां तक कानून की बात। जी, और वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो जायदाद को लेकर है वो बहुत दिक्कतें पेश आती हैं लोगों के सामने। प्रॉपर्टी को लेकर ही अक्सर मसले मसाइल पेश आते हैं, तो आपसे एक छोटी सा जानकारी चाहेंगे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या कुछ फर्क है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में आपको पूरे अख्तियारात रहते हैं, आप टोटली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कंडीशन है, अनकंडीशनल आपको पावर्स रहते हैं, आप मुकम्मल तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लीज होल्ड राइट्स जो होते हैं, लीज होल्ड अगर 90 ईयर्स के लिए लीज ले ली है आप, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कंडीशन है। तो अगर आप उसके अंदर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं, उसको नया बनाना चाह रहे हैं, तो बनाने के लिए इजाजत लेना पड़ता था, और बहुत सारे उसके टैक्स रहते हैं, कंडीशन रहता है। उसके लिए कभी भी आप टोटल कंट्रोल लीज होल्ड राइट्स में आपको नहीं मिल सकता। जैसा फ्री होल्ड राइट्स होते हैं, आपको टोटली ऑलमोस्ट सेल डीड की बात होती है, क्योंकि आपको पूरी राइट्स कंडीशन, कोई कंडीशन है, अनकंडीशनल राइट्स आपको होल्ड कर सकते हैं, आप उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान खासतौर से आज की तारीख में किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कौन से ऐसे पेपर्स हैं जो हमेशा आपके पास होने चाहिए जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए? एक जनरल क्या बात है, बोले एक 40 जो भी प्रॉपर्टी एंसेस्टर जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसका जो लिंक डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि एक 100 साल का हिस्ट्री निकालिए प्रॉपर्टी का, एटलीस्ट 100 ईयर से किसके पास है प्रॉपर्टी, उसके बाद किसके पास हासिल हुई, उसके डायमेंशन कुछ चेंज हुए, उसके अंदर कोई बाई नंबर्स आ गए। सपोज एक सर्वे नंबर है, ओपन लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, तो उसका सर्वे नंबर रहेगा 100, अगर वो आते 100/A, 100/1, 100/2, 3 ऐसा बदलते जाते हैं। सो वो एक्सटेंट कहाँ तक क्लियर एक्सटेंट है, उसका शेड्यूल कैसा बदला है, उसके अंदर जो स्केल होता है डायमेंशंस का, कितने हिस्सा बिक गया, कितना हिस्सा नहीं बिक गया, तो सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है, लिंक डॉक्यूमेंट जब एक से हाथ बदलते हैं, कोई आदमी एक बात खरीद रहा, दूसरे आदमी खरीद रहा, तो उसके डॉक्यूमेंट करेक्ट है, तो नाम करेक्ट है, और उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, वो भी चेक करना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाके कहीं मार्टिगेज में रख दे, मार्टिगेज बैंक में रख दे रहे हैं, और बता रहे हैं लोगों को बेचने के वास्ते, बोल रहे हैं कि नहीं डॉक्यूमेंट गुम गया हमारे पास से, हम पुलिस कंप्लेंट कर दिए, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास अवेलेबल। तो मुकम्मल तौर से मुतमईन होने के बाद में ही खरीदना चाहिए प्रॉपर्टी।
जी बिल्कुल, मेरे चलिए ख्याल से बात मेरा करेंगे एक कॉलर से। हेलो हेलो। जी, आप अपना नाम बताइए और आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, अली मोहम्मद। जी, हाँ, अली मोहम्मद कश्मीर से। आप अपना सवाल करिए। हाँ, सवाल सवाल ये है कि एक दो भाई है। हाँ, एक भाई मर गया, उसकी दो भाई है, एक भाई मर गया और उसकी है एक लड़की। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किस हिसाब से उसको आएगी, हम उस लड़की को जो जिसका भाई ये जिसका बाप मर गया, जी। हाँ, उसका कैसा आ जाएगा? जी बहुत इसी बात पे हमें आपसे सवाल कर रहा था। जी। वो जो भाई जिंदा है उसके दो लड़के हैं, तो उसका कितना आएगा, तो उसका कितना आएगा, इसका आप जवाब दे सकते हो? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हाँ जी मैडम, जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मेरा नाम मोहम्मद बशीर, पिता का नाम नूर मोहम्मद है। अपना सवाल करिए। सवाल ये है कि मेरे दादा छोटू तख्ते खां के नाम की इदनपुर हमजेरा था, उस जमाने में जमीन थी बहुत 73 बीघा। हेलो जी जी, आप अपना सवाल करिए। वो जमीन दोनों भाई रहते थे। मेरे फादर 1954 में डेथ हो गई, उसके पहले उन्होंने सीधे फादर से 420 कर कुछ भी करा है, तो वो नाम पे नाम मेरे बड़े बाप के लड़के चला चले जा रहे हैं। वो कहते हैं मेरे कहना मकान के कागज मौजूद है, 3 मकान नाम पे दोनों भाइयों के, बड़े बाप का मेरे बाप के। तो हम उस जमीन के बारे में केस लग सकता है क्या ये कागजों के ऊपर, इन पे मकान के हिसाब से? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो चलिए वकील साहब, जिस तरह से लगातार हमारे पास जायदाद के ताल्लुक से ही जो है वो सवाल आ रहे हैं। पहला जो सवाल हमारे नाज़रीन ने किया था कि 2 भाई हैं और उसमें से एक की मौत हो गई है, उनकी बेटी हैं और दोनों की ही बेटियां हैं, तो किस तरह से ये जायदाद जो है इसका बंटवारा होगा। और दूसरा सवाल जिस तरह से अभी एक साहब ने किया था कि ज़मीन है 1954 से ये ज़मीन जो है चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कब्जा किसी और का है, इसके ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे। पहला सवाल का एक जवाब है, क्योंकि अगर इंतकाल हो गया उनके भाई की, उनकी जायदाद है, उनकी एक लड़की है, वो लड़की को 3 हिस्से जायदाद में हिस्सा मिलेगा। एक हिस्सा उनके जो मरहूम के भाई बहनों को, उनके वालिद वालदा रहा अगर जिंदा रहा तो उन लोगों को मिलेगा। 3 हिस्से उनकी लड़की को, एक हिस्सा भाई बहन को मिलेगा, क्योंकि लड़की रहने के बाद। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जरूर अगर उनके पास अच्छे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर उनके पास जायदाद के पेपर्स हैं, उनके टाइटल करेक्ट हैं, तो अगर कब्जा कोई ले लिए, ग्रैब कर लिए, लैंड ग्रैबिंग कोर्ट को भी जा सकते हैं। बहुत सारी जगह लैंड ग्रैबिंग कोर्ट्स लगे हुए। अगर सिविल कोर्ट को जाना है तो 12 साल के अंदर अगर कब्जा चलेगा तो 12 साल का लिमिटेशन है। फिर लिमिटेशन एक्ट जो एक्ट कहलाया जा रहा वो एक्ट कहते हैं 12 साल वहां पे हासिल कर सकते हैं। जी चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद बाकर है। जी तो एक सवाल था कि हमारे मोहल्ले में मस्जिद है जी, तो मस्जिद में मलगी है, मलगी में जो है किराएदार है, किराएदार वो कदीम है, 30-40 साल पुराने किराएदार है। तो अब उन्होंने जो है 6 महीने से किराया नहीं दे रही। किराया जो है पूछे तो वो ये बोल रहे हैं कि जो है कारोबार नहीं चल रहा, अभी नहीं है, बाद में देंगे, आए जब देंगे बोल के बोल रहे हैं उन्होंने। जी जी, तो खाली कर, अच्छा खाली भाई खाली कर दो, नहीं दे सक रहे बोले भी तो नहीं करते, खाली क्या करना है कर लो, कैसा कर, जो करना है कर लो बोल रहे हैं उन्होंने। मस्जिद की दूसरी आमदनी भी नहीं है, यही आमदनी से देने का है सबको तनख्वाह है। जी, तो इस बारे में जरा वकील साहब से मशवरा चाहिए था, कैसा करना उनके बारे में। ऐसा आगे उन्होंने कुछ भी करना है कर लो बोल रही जी, तो क्या करना, उसके क्या कदम उठाना, जरा वकील साहब से अगर जवाब मिला तो मेहरबानी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और वकील साहब, जिस तरह से ये साहब हैं, इन्होंने पूछा है कि मस्जिद में किराएदार है लेकिन न वो खाली कर रहे हैं ना ही वो किराया दे रहे हैं, तो अब ये आगे क्या कुछ कर सकते हैं? ये अगर मस्जिद वक्फ में रजिस्टर्ड हो गया, पूरे मस्जिद जितने भी मस्जिदें हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी रहती हैं।
अगर वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं भी रहे तो इमीडिएटली रजिस्टर कराएं, वो वक्फ के अंदर वक्फ की मस्जिद हो जाएं। तो वक्फ एक्ट के तहत जो सेंट्रल एक्ट है वक्फ एक्ट, वो बहुत ही मजबूत एक्ट है। तो उसके अंदर सेक्शन 52 के तहत, वक्फ एक्ट के तहत 52 के तहत, जो अगर वो वक्फ बोर्ड में दरखास्त देते हैं तो किराएदार अगर किराया नहीं दे रहा तो इमीडिएटली उन लोग नोटिस जारी कर खाली कराने पूरे इम्कान है। अगर नहीं है, अगर ये मैनेजिंग कमेटी के तहत है, इमीडिएटली सिविल कोर्ट के अंदर, ये वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर नहीं जाएगा, ये मैटर सिविल कोर्ट के अंदर आएगा। सिविल कोर्ट के अंदर इमीडिएटली एविक्शन सूट डालें और डिपॉजिट ऑफ रेंट का एक दरखास्त रहता है इसके साथ में डालें, तो इमीडिएटली कोर्ट पहली पेशी में और दूसरी पेशी में एक 50A सेक्शन के तहत इमीडिएटली डायरेक्शन मिलेगा डिपॉजिट करने के लिए, किराएदार को डायरेक्शन मिलेगा। अगर किराएदार अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे इमीडिएटली विद इन 6 महीने के अंदर खाली करने का ऑर्डर मिलेगा और किराया भी मिलेगा। जी बिल्कुल, और इसी बात में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, तो लगता है किसी वजह से कॉल जो है वो नहीं लग पाई है। वकील साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा आजकल जो हम देख रहे हैं वो तनाज़ा देखने में आ रहे हैं मकान मालिक और किराएदार के दरमियान। तो ये तनाज़ा पैदा ना हो, किसी किस्म का कोई शुकूक व शुबात ना रहें और मामला जो है वो आराम से चलता रहे, इसके लिए किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए मकान मालिक को खास तौर पर? ये तो बर्निंग इश्यू है आज के जमाने का जी। ये अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाए, लीज डीड बनाए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाए, तो अगर किराया 3,500 से कम होगा तो रेंट कंट्रोल में 3,500, और एक लिमिटेशन है किराए का, वो रेंट कंट्रोलर, दो में बढ़ गया। एक रेंट कंट्रोलर कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट है जी। अगर किराया ज्यादा है, बिल्डिंग नहीं है, तो वो सिविल कोर्ट में आएगा। बहुत पुरानी बिल्डिंग है और किराया बहुत कम है, वो रेंट कंट्रोलर से। रेंट कंट्रोल में बहुत सारा लंबा टाइम लगेगा। अगर सिविल कोर्ट में अगर ये दावा आएगा अगर, तो जल्दी से जल्दी खत्म होगा। सिविल कोर्ट के अंदर कोई किस्म की प्रूफ करने की जरूरत नहीं है जी। तो चलिए बात करेंगे अब अपने एक और कॉलर से। हेलो, बात कर सकता हूँ अभी? हेलो हेलो, मैं रियाज आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। ये जी, आप अपना सवाल करिए। यह है कि हमारे अब्बा आके 8 महीने के पहले इंतकाल हो चुके हैं जी। मेरे अब्बा और मैं, मेरे बड़ा भाई, तीनों मिलके हमने प्रॉपर्टी बनाया है, आस्ती बनाया है जी। वो आस्ती अभी मेरे और भी 2 भाई और एक बहन है जी। हमारे चारों लड़कों की शादी हो चुकी है, मेरे बहन की भी शादी हो चुकी है जी। वो शादी आके मेरे अब्बा, मैं, मेरे भाई तीनों मिलके उसकी शादी भी करवा चुके हैं। उसको सब कुछ देना था, वो दे दिए। अभी जो प्रॉपर्टी है क्या, वो प्रॉपर्टी आके मेरे चार भाई हैं, हम बहन है जी, समझ गए। प्रॉपर्टी मेरे वो प्रॉपर्टी है। एक भाई को ना पता दे के हमारी अम्मी दूसरों को बेच सकती है क्या? अगर बेचना हो तो, नहीं तो दूसरे लड़के को दे सकती है क्या? ये मेरे को मालूम करना है जी। चलिए वकील साहब से इसका सीधे तौर पर हम जवाब चाहेंगे। हमारी अम्मी जो है क्या, हम 4 लड़के, हम 4 लड़कों को दे देते तो कोई बात नहीं, उसमें से कोई एक लड़के को पता ही चले तीनों को दे दी है क्या, या किसी को बेच दी हमारी अम्मी, या अभी उसके साथ मेरे अम्मी के साथ और 2 भाई मिलके किसी को दूसरों को बेच दिए तो बेच सकते हैं क्या? वो ये मेरे को मालूम होना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब, फिर से इनका वही मसला आ गया कि अगर 3-4 लोग हैं खानदान में, भाई बहन हैं, और अगर वालिदा ने जायदाद जो है बिना किसी 1 या 2 बच्चों को बताए, क्या वो बेच सकती हैं? क्या वो इस तरह से कर सकती हैं? वालिदा की बात नहीं, अगर प्रॉपर्टी वालिद की होती है तो वालिदा का कोई हक नहीं बनता है, उनको शरीयत का एक हिस्सा मिलता है। वालिदा अगर वालिद साहब की प्रॉपर्टी है और इंतकाल हो गए, उन्होंने कोई किस्म का गिफ्ट नहीं करे, उनके दौरान कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, तो वो पूरे लड़कों पे और उनकी बहन जो है उनको और उनकी अम्मा को हिस्सा, जो शरिया हिस्सा मिल रहा है, वो हिस्से
मर्द बच्चे को एक हिस्सा औरत बच्ची को और क्वार्टर हिस्सा माँ को लिए मिलेगा। उसके हद के माँ अपनी, अगर माँ की दौलत होती है, माँ की जायदाद होती है, माँ खुद से कमाती है तो माँ के नाम पे प्रॉपर्टी रहती, तो माँ अपने किसी एक औलाद को भी दे सकती, पूरी औलाद को भी दे सकते, अगर किसी को भी नहीं देके और दूसरों को भी दे सकते। क्योंकि लड़की का सवाल है, लड़की का तो शादी भी करो, मिलके मेहनत भी करके घर बनाओ, कुछ बनाओ, तो हक किसी का हक, शरीयत कानून का हक कहीं भी नहीं जाता है। और अपन लोग ये सोचते हैं क्योंकि मैं बहन को शादी करके दे दिया लिहाजा हमारा हिस्सा नहीं आता। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बाहर वालों को शादियां करके दे रहे, बस्तियों में शादियां कर रहे, मस्जिदा बना रहे, तो हक तो नहीं छीन सकते क्योंकि किसी का मदद करके अपनी सगी बहन के लिए काम कर। जी जी वकील साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और नाजरीन, आप हमें जो नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें उन पर कॉल कर सकते हैं। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट वकील साहब, और चलिए उनसे ही हम बात करेंगे। और अब सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम यारा अहमद है, मैं जिला लखनऊ से बात कर रहा हूँ जी। और मेरे इधर महीना भर सभी सही है जी। और हमारी बहन की जो है जो बेटी है उनके जो तो नाज़रीन, बार बार हम आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करें, एक तो टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें और दूसरा अपना सवाल आप बहुत वाज़े तौर पर करें, मुख्तसर करें और जो आपको पूछना है वही टू द पॉइंट अगर आप बात करेंगे तो आपको ही जवाब पाने में ज़्यादा आसानी होगी। वकील साहब, हम बात कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी की बात है उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ देखने में आती हैं, तो अपनी जिंदगी में इंसान को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर उसको कुछ जायदाद उसने बनाई है, उसको आगे अपने जो औलादें हैं या भाई बहन हैं, या अगर उसको तकसीम करना है, किन बातों का उसको खास ख्याल रखना चाहिए? जी, अगर नई दौरान कुछ करना चाहिए तो बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने रखे हैं ना जी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो आज करेंगे, कल करेंगे, इसके बाद करेंगे। कभी भी अगर फुर्सत मिली है, कोई जायदाद है, तो उनके लिए एक फैमिली सेटलमेंट डीड और कोई अच्छा सा गिफ्ट डीड, कॉम्प्रिहेंसिव गिफ्ट डीड और कोई एक बंटवारा पार्टीशन डीड, ऐसा कोई कुछ डीड बना के रखें। आने वाले पुरखों को, आने वाले नस्लों को आसानी से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है इस्तेमाल करने के लिए आसान तरीका हो जाता है। दूसरी बात क्या है, प्रॉपर्टी है जब रहती है, कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई डिस्प्यूट रेस कर रहा है, इमीडिएटली कोर्ट को जाएं और अदरवाइज उसको जैसी हो सकती है वैसा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो लंबा सा उसको पेजेस में रख के बड़े लोगों में बात करने में, इसमें लोगों में डिस्कशन करने में वक्त गुजारने से, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट रहता है, हर चीज को लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन के बाहर होने के बाद में, बाढ़ पे लिमिटेशन के बाद अपन कोर्ट को भी नहीं है। सबसे ज्यादा रेमेडी हिंदुस्तान में जो भी दुनिया में होती है वो लीगल रेमेडी। बिल्कुल। तो लीगल रेमेडी अगर हो जाते हैं आप, तो आपका हक ऑटोमेटिकली चले जाता है, हर चीज से चले जाता है। सो लिहाजा इतना भी जल्दी अगर डिस्प्यूट आए, इमीडिएटली उसको लीगल एक्सपर्ट के पास गए, इमीडिएटली उसकी पूरी चीज, अगर दस्तावेज जो भी रहते हैं उसके लिए रखें और आगे बढ़ते, तो इजीली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते जी। और जी, इसी सिलसिले में हमारे पास एक सवाल भी आया था कि रजिस्टर्ड विल या फिर अनरजिस्टर्ड विल, इन दोनों चीजों में क्या खास फर्क है? विल बहुत सारे जगह जहाँ पे बहुत अपने अपने स्टेट्स के हद तक कानून है कि विल रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड विल और अनरजिस्टर्ड विल। अनरजिस्टर्ड विल और व्हाइट पेपर पे भी अगर लिखते हैं, अगर तेलंगाना स्टेट है या आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे जितने भी साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स, जहाँ पे अगर व्हाइट पेपर पे भी विल लिखते हैं, विल एक डॉक्यूमेंट है, अपनी आखिरी वक्त लिखने वाली भी डॉक्यूमेंट हो सकती है, और ये डॉक्यूमेंट इंतकाल के बाद, इंसान की जिंदगी के बाद इस्तेमाल में आने वाले डॉक्यूमेंट।
तो लिहाजा कोई इंसान अब डेड बेड पे बैठा हुआ है तो उसके लिए बॉन्ड पेपर की सहूलत नहीं रहती है, तो व्हाइट पेपर पे भी लिख सकते हैं 2 गवाह की जरूरत है। जी बहुत सारी जगह जैसा तमिलनाडु स्टेट है और थोड़े स्टेट्स है उसके लिए। जी वकील साहब, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। इस वक्त एक कॉलर जो है वो हमसे जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल करिए। जी मेरा नाम गौस है, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी मेरा वकील साहब से सवाल है कि जी आप अपना वॉल्यूम क्या थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, एक मिनट, अभी आ रही है? जी मेरा वकील साहब से ये सवाल है कि हमारे वालिद को 40 एकड़ है। जी हम 2 भाई हैं जी और तो कानूनी तरीके से दोनों को 20-20 एकड़ आनी चाहिए, है ना? तो हमारे वालिद साहब पूरे 40 एकड़ भाई के नाम कर दिए। जी तो अब कानूनी तरीके से उसकी कार्रवाई कैसा करना वो पूछना चाह रहा हूँ। जी, तो उन्होंने ऑन पेपर ये कार्रवाई क्या आपके वालिद साहब कर चुके हैं? हाँ कर लिए पूरा टोटली। जी ठीक है, आपका सवाल जो है वकील साहब तक हम पहुंचा रहे हैं। वकील साहब, ये गौस साहब हैं कर्नाटक से, इनके वालिद के पास 40 एकड़ जमीन है जो उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम पूरी तरह से कर दी है और कागजी कार्रवाई भी वो मुकम्मल कर चुके हैं। अब इनके लिए क्या कुछ आगे गुंजाइश रहती है या फिर नहीं? क्योंकि अगर मुस्लिम लॉ में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर वालिद साहब की अगर प्रॉपर्टी है, उनकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उन्होंने उनकी जिंदगी दौरान अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत उनको ट्रांसफर किसी को भी कर सकते हैं। इससे पहले भी अपन डिस्कशन में आया है ये बात। जी जी जी, क्योंकि जिसकी भी दौलत होती है वो अपनी औलाद को भी दे सकते हैं और औलाद नहीं भी है तो मस्जिद को दे सकते हैं, सवाब जारिया के लिए दे सकते हैं और उसके लिए कोई औलाद को क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है। औलाद इतना ही क्वेश्चन कर सकते हैं जो माइनर रहते हैं, उनका मेंटेनेंस का टाइम होता है, उनके एजुकेशन फैसिलिटीज है, वही वालिद से और वालदा से उन्होंने मुतालिबा कर सकते हैं। लिहाजा उनकी जिंदगी में अगर उन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करते हैं तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो फिर भी गुंजाइश है कि वालिद साहब को फोर्सफुली करा दिए, हमारे बड़े भाई साहब गुमराह करके हम कागज ले लिए, फिर भी उसमें गुंजाइश रहती है कुछ नहीं। जी वकील साहब, और हमारे पास एक और सवाल आया है कि जमीन पर अगर किसी का कब्जा है और बरसों से है, कई बरसों तक उन्होंने उसको छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब अगर कोई शख्स उस पर कुछ प्रोसीडिंग्स करना चाहते हैं, उसको कुछ आगे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ वो कर सकते हैं? क्योंकि एक और उन्होंने सवाल किया है कि यहाँ पर राइट टू एडवर्स पोजीशन की भी बात आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा आप वजाहत करेंगे? ये एडवर्स पोजीशन है कानून एक बहुत ही एक अच्छा शानदार कानून है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा है और एडवर्स पोजीशन का एक ऐसा कानून है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं 40 साल से किराएदार हूँ लिहाजा मैं मालिक बन सकता हूँ। ऐसा नहीं है। एडवर्स पोजीशन इसको कहते हैं जो ओनर के एग्नेस्ट एडवर्सली आप क्लेम करना पोजीशन, क्योंकि ये ओनर साहब लैंडलॉर्ड आपको लैंडलॉर्ड पहचानते हैं, लैंडलॉर्ड को बोलना मैं आपके खिलाफ मैं ये पोजीशन में रह रहा हूँ, तो बोले का मतलब है ओनर को ये इल्म रहना है कि कोई आदमी आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा करे और कोई किराया नहीं दे रहे, कोई किस्म का उनको टैक्स नहीं भर रहे, पूरा उन्होंने ही इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए ओनर। अगर 12 साल तक उन्होंने मुकम्मल तौर से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने एडवर्स पोजीशन में ओनर बनते हैं। अगर उन्होंने ओनरशिप टाइटल डीड होना, अगर उनको कोई टाइटल पेपर होना है तो कोर्ट को जाके उन्होंने बोल सकते हैं मैं एडवर्सली उनके ओनर के खिलाफ मैं पोजीशन सेटअप कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे डिक्लेयर करिए मैं ओनर हूँ, एब्सोल्यूट ओनर हूँ, लिहाजा आई एम ए पोजेसर विद इन नॉलेज ऑफ ओनर। नॉलेज रखते हुए, ओनर के नॉलेज में रख के आप कब्जे में रह रहे हैं, आप ऐसा कोई माहिदे में नहीं है, कोई पेपर नहीं है बीच में, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लिहाजा वो एडवर्स पोजीशन कहते हैं, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, दूसरे लोग क्लेम नहीं कर सकते। जी,
और वकील साहब एक और हमारे पास कई बार ये बात भी होती है और आपस में भी आपने देखा होगा, लोग ये कहते हैं कि भाई कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब लोग कानून की मदद लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं केस उनका लंबा ना खिंच जाए। आज के जमाने में क्या इस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं, या आज सब कुछ जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, आसानी से उनके मसलों का हल हो जाता है? इस सिलसिले में भी थोड़ी सी आपसे रोशनी चाहेंगे। जी जी हिना जी, एक बात है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइडेबल, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट जो भी ऊंचे कोर्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये कहते हैं जल्दी से जल्दी केसेस डिस्पोज हुए, लोगों को फायदा मिले, कोर्ट को जो कोर्ट फीस भरते हैं, करोड़ों लाखों रुपए कोर्ट में जमा करते हैं। जी वकील साहब, आपसे ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी। मैडम, मैं बात कर रहे हैं जी। वो हमारा इलाज हमारा घर। जी आप अपना सवाल पूछिए। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एक और कॉलर से, और शायद किसी वजह से उनसे हमारी बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दस्तगीर है जी। मेरी जमीन गरीब प्रतापपुर में है। मेरे को बगैर इत्तला के उन्होंने अपना मेरी जमीन पट्टा उन्होंने करा लिए, पता ही नहीं मेरे को। मेरा 50 साल से मेरा कब्जा है, मेरे पानी में भी मेरा नाम है, लेकिन वो जब मैं जाके पूछा वहाँ वकील से, हमारे ऑफिस में, आपकी जमीन फला के नाम पे पट्टा हो गई। बोला किसने क्या, कैसा किया, मैं अब उसको हासिल कर सकता हूँ? जी चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो मैडम, ये हमारा घर बना है अभी जी, वो उसको LRS करना जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो तो वकील साहब, हमारे पास एक सवाल आया है कि किसी साहब की ज़मीन थी, बिना बताए जो है वो बेच दी गई है और उनको पता भी नहीं चल पाया, और LRS के ताल्लुक से भी एक साहब ने दरियाफ्त किया है। जी जी, एक बात यह है कि अगर आपके पास पेपर होते हैं, दस्तावेज होते हैं उसके जमीन के, अगर कोई धोखे से अगर उनके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज करें, रेवेन्यू रिकॉर्ड इज नॉट ए टाइटल, वो टाइटल का डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। ये पट्टा अगर बन रहा है तो कुछ दस्तावेज बना टैंपर करके या फोर्स करके कोई आदमी अगर बना रहा है, इमीडिएटली उसके लिए अपील होती है आरडीओ में, ROR सेक्शन 5 के तहत। और आरडीओ के पास जो होदेदार होता है, तहसीलदार अगर पास पट्टा बनता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जॉइंट कलेक्टर है, उनके पास अपील होती है, इमीडिएटली अपील करें, वो पट्टे को कैंसिल होने के इम्कान है। और अदरवाइज अगर वो कब्जा भी इनका चले जाता है तो सिविल कोर्ट पे जाए, कब्जा ले लिए, कब्जे का केस डाल के, बहुत आसान चीज है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही रहे, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो कुछ कच्चे पेपर्स रहेंगे तो भी आप दावा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सहूलत है। दूसरी LRS के क्वेश्चन जो है, LRS अगर घर बनाते हैं बगैर लेआउट के, आज के जमाने के जो तेलंगाना में आज आखिरी दिन है LRS फॉर्म भरने का। जी जी, अगर कानून कहता है कि LRS भरने को, तो LRS भर देना जरूरी है। और घर भी बने तो बगैर लेआउट का, तो आपका घर की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आपके दस्तावेज पूरे पक्के रहेंगे और LRS भी रहेगा, परमिशन भी रहेगा, हर चीज रहेगा, तो आपकी प्रॉपर्टी। तो LRS से आपको फायदा ही होगा। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकती हैं आप। मेरा नाम अनीस सुल्ताना है। जी जी, मेरा सवाल ये है, मैं है ना मैडम सरके का केस डाली थी। जी हेलो जी तो जी, मेरे भाई लोग है ना मेरे पास आके बॉन्ड पेपर लिख लेके गए। जी जी, फिर अभी तक पैसे नहीं दिए, 1 साल हो गया। जी, बहुत फिर आ रही।
तो जी। उसका एक्शन क्या लेना चाहिए? जी जी वकील साहब से हम ये जवाब जानना चाहेंगे। जी वकील साहब। क्योंकि अगर पेपर पे बॉन्ड पेपर भी साइन नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेपर के अंदर क्या उन्होंने लिखे हैं वो भी आपको जानना चाहिए। पर जान लीजिए, अगर आपका कुछ एडवर्सली आपके मतलब आपके जो भी चीज पूरे राइट्स अगर लिख लिए भी तो आप इमीडिएटली जाएं, पुलिस में दरखास्त दिए। ऐसा फोर्सफुली मिसगाइड करके आपको अपनी जो भी अमाउंट देना था, पैसे देना था, वो नहीं दिए तो चीट की बात होती है, इंड्यूसमेंट की बात होती है। क्योंकि आपको ये पेपर लिए हैं, आपको कुछ पैसे देने की बात करके अगर पैसे नहीं दे रहे तो ये चीटिंग होती है। और अदरवाइज आप पार्टीशन दावा डालें इमीडिएटली बोलने की धोखे से मेरा पेपर ले लिए, ये पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, तो कोर्ट इमीडिएटली उसकी जांच करेगा तो आपको इंसाफ। जी चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हाँ जी। जी आप अपना सवाल करिए और अपना नाम भी बताइए। जी मेरा नाम जरीना। जी जी सवाल मेरा ये था कि मेरी माँ की जमीन है वो ओल्ड है जी, तो मैम उसकी लड़कियों ने उस पर जानबूझकर कब्जा कर दिया है जी, तो वो उनसे वो छुड़ाना चाहती है, तो इसलिए सवाल ये है कि हम उसके लिए राय जानना चाहते हैं कि कैसे इसमें होगा ये। जी आप थोड़ा सा वाज़ेह करेंगी कि उस पर कब्जा किसने किया है? कब्जा किया है मैम ये मेरी बड़ी वाली बहनें जो है उन्होंने। कितनी बहनें हैं आप? जी मैम हम 6 बहनें थी और एक की डेथ हो गई है और 5 बहनें अभी भी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब देखिए फिर उसी तरह से सवाल आ गया कि 5 बहनें हैं और वालदा की ज़मीन पर जो बड़ी बहन है उन्होंने कब्जा कर लिया है, अब जो छोटी बहन है वो क्या कुछ कर सकती हैं कानूनी तौर पर? क्योंकि अगर वालदा जिंदा है तो बात अलग होती है, वालदा अगर गुजर गए तो इसको जॉइंट प्रॉपर्टी कहते हैं, जॉइंट ओनरशिप कहते हैं। अगर कोई कब्जा करते हैं तो भी कब्जा किसी का जॉइंट ओनर का नहीं जाता है, ये जॉइंट ओनरशिप जॉइंट पोजीशन कंटिन्यू रहेगा। अगर सपोज अगर अपन कहीं दूर रहते हैं और एक भाई जमीन घर पे रहते हैं तो कब्जा जॉइंट ओनर का कभी नहीं जाएगा। आप पार्टीशन का दावा दाखिल करें, इमीडिएटली आपका जो हिस्सा है कोर्ट आपको कब्जा वापस दिला। कभी भी कोई कब्जा जॉइंट प्रॉपर्टी में जॉइंट कब्जेदार रहता है, सिंगल कब्जेदार हो ही नहीं सकता। अगर एक भी रहो 10 लोग भी रहो कोई भी नहीं मत रहो, जॉइंट ओनरशिप जॉइंट पोजीशन कहते हैं, क्योंकि पुरखों की मतरूका प्रॉपर्टी होती है। जी वकील साहब, और जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि आपने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमारे नाज़रीन के सामने रखा था कि कानून से डरना नहीं है बल्कि कानूनी मदद लेना ज़रूरी है, और अब पहले की तरह इसमें उतनी परेशानियां नहीं हैं, क्या कहेंगे? जी क्योंकि कानून भी लेजिस्लेचर बहुत सारे अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, इजी अवेलेबल कानून हो, हर इंसान के पास डोर स्टेप से, जैसा मेडिकल फैसिलिटीज घर तक चले जा रहे हैं, जो राशन के फैसिलिटीज बढ़ रहे हैं, जैसा है कानूनी फैसिलिटीज भी आपके डोर स्टेप तक जाएं, आपको आसानी तरीके से आपको कानून की मदद मिले। ऐसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज बनाए हैं, लोक अदालत बनाए हैं, और बहुत सारे किस्म के आपको फैसले, आपको इंसाफ मिलने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। आप मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ आप एडवाइस लेते रहें। आज के दिन टीवी, व्हाट्सएप और गूगल्स के अंदर भी कानून के बारे में मालूमात हो रहे हैं और पर्चे भी बाहर आ रहे हैं, लिहाजा उसको कानून को अच्छा सा इस्तेमाल करें, डट के लड़ें और अपने हक के लिए किसी से डरे नहीं। और कानून बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, वो जमाने के अंदर कानून को बहुत सारा मिसयूज किया जा रहा था, अभी ऐसी हालात नहीं है। वकील साहब हमारे पास एक और कॉल आ रही है, चलिए उनसे आपसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम और अपना सवाल करिए। जी मैं जहराबाद से शाहिद बात कर रहा हूँ मैडम। जी मैडम, दूसरी शादी करने पे वाकई में कुछ मतलब कानूनी कार्रवाई हो जाएगी? जी वकील साहब आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? इन्होंने कहा दूसरी शादी के ताल्लुक से।
दूसरी शादी के ताल्लुक से मैं जवाब ही देना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि दूसरी शादी करना है तो अगर मुस्लिम होते हैं तो उन्होंने 4 शादियों की इजाजत है। अगर शादी में रहते हुए भी दूसरी शादी कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो रहे तो उन्होंने गवर्नमेंट के पास परमिशन लेना है, क्योंकि जो पेंशन बेनिफिट्स और अदर बेनिफिट्स के डिस्प्यूट्स ना आए आगे। अगर शादी से पहली बीवी को एतराज है, जी वकील साहब, तो हमारे वक्त जो है अब मजीद इजाजत नहीं देता और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इतना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, हमारी आज की जो खास पेशकश है वकील साहब की यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।